नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल जिल्लावार, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड रोबोटिक सर्जन, मेनली प्रैक्टिसिंग इन पिंपरी चिंचवड एरिया पुणे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके काफ़ी मरीज़ मेरे पास आते हैं और ये टॉपिक है पाइल्स। पाइल्स होता क्या है? बहुत सारे पेशेंट्स को पाइल्स होता है। तो पाइल्स होता क्या है? पाइल्स में एक्चुअली लैट्रिन की जगह पे नसें रहती हैं, वो फूल जाती है। तो ये नसें क्यों फूलती है? नॉर्मली ये नसें सबको रहती है। इसमें उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में उसको हम कुशन्स बोलते हैं। तो ये कुशन सबको रहते हैं, पर होता क्या है कि जैसे कि हम कॉन्स्टिपेशन है या जोर लगाना है, ये कुछ कारणों से भी ये नसें फूल जाती है और इससे ब्लीडिंग होती है और तकलीफ होती है। तो उसके बारे में ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को फिशर रहता है, फिशुला रहता है जिसको हम बगंदर बोलते हैं, और पाइल्स रहता है। लेकिन हर एक का प्रेजेंटेशन है, जो सिम्टम है, अलग रहते हैं। जैसे पाइल्स के प्रेजेंटेशन अलग है, फिशर के अलग है, लेकिन ये सब फिशर और फिशुला ये हम सब अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमारा जो डिस्कशन है वो पाइल्स पे रहेगा। तो पाइल्स होने के कारण क्या होते हैं? जैसे कि किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, मीन्स बहुत सालों से उसको पेट साफ नहीं होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि लोगों को पेट साफ करते समय वो जोर लगाते हैं या ज़्यादा देर बैठते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जो लैट्रिन की जगह पे प्रेशर आता है और उसके कारण वो नसें फूल जाती हैं और उससे पेशेंट्स को तकलीफ चालू हो जाता है। कुछ लोगों को हेरिडिटरी भी रहता है, बट ज़्यादातर कारण कॉन्स्टिपेशन ही रहता है। तो पाइल्स, कुछ पाइल्स इंटरनल रहते हैं, कुछ पाइल्स एक्सटर्नल रहते हैं। इंटरनल पाइल्स वो पाइल्स है जो रेक्टम के अंदर रहते हैं, और एक्सटर्नल जो पाइल्स रहते हैं वो रेक्टम के बाहर अपने को दिखाई देते हैं। तो उसके काफ़ी सारे ग्रेडिंग है। जैसे कि ग्रेड 1 में क्या होता है कि पेशेंट्स को सिर्फ ब्लीडिंग होता है, लेकिन वो पाइल्स दिखते हैं, लेकिन विजिबल पाइल्स बोलते हैं हम उसको, वो बाहर नहीं आते। ग्रेड 2 में क्या होता है कि वो बाहर आते हैं, विजिबल रहता है और ब्लीडिंग भी होता है, लेकिन वो अंदर चले जाते हैं, ऑटोमेटिक चले जाते हैं। ग्रेड 3 में क्या है कि वो बाहर आते हैं, ब्लीडिंग भी होता है और उनको हमें अंदर डालना पड़ता है, फिंगर से डालना पड़ता है। ग्रेड 4 पाइल्स में कभी कभी क्या होता है कि वो बाहर ही रहते हैं और अंदर नहीं जाते, और उसमें खून की गुठलियाँ हो जाती हैं, इडिमा होता है, सूजन आता है। तो ग्रेड 4 पाइल्स में पेशेंट्स को काफ़ी सारी दिक्कत होती है। पाइल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? ज़्यादातर पेशेंट्स को स्टूल में ब्लड आने लगता है। किसी को लगता है कि वो कैंसर तो नहीं है, पर बहुत सारे पेशेंट्स को जो ब्लीडिंग आता है वो पाइल्स की वजह से रहता है। 90 to 95% ये जो ब्लीडिंग रहता है ये बेनाइन मीन्स कैंसर की नहीं रहती है। तो इसलिए डरने का कोई बात नहीं रहता है। किसी पेशेंट को पेन होता है, पर ज़्यादातर जो पेशेंट को पेन होता है तो वो एसोसिएटेड फिशर रहता है ऐसे पेशेंट में, तो उनको पेन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जो पाइल्स बाहर आती है उसमें खून की गुठली जम जाती है, उसमें भी पेशेंट्स को पेन होने लगता है। इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि सिर्फ पाइल्स में कभी कभी ब्लीडिंग भी नहीं होता है, तो पेशेंट्स को क्या है कि सिर्फ इरिटेशन और ईचिंग होने लगता है। तो उस पेशेंट में और कुछ मास या कुछ बाहर आए जैसा पेशेंट्स कंप्लेंट करते लगते हैं। तो पाइल्स का ट्रीटमेंट क्या रहता है? तो जनरली हम कुछ पेशेंट्स को हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देते हैं, कुछ पेशेंट को हम ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट देते हैं, और किसको हम सर्जरी बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या रहता है? जैसे कि किसी के समझो ग्रेड 1 ग्रेड 2 पाइल्स है, छोटे पाइल्स है, ब्लीडिंग है, तो मेन कारण उसका जो ब्लीडिंग का जो कारण है या पाइल्स का जो कारण है वो कॉन्स्टिपेशन है। तो आपको ट्रीट कॉन्स्टिपेशन करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन ट्रीट होता है तो पाइल्स ऑटोमेटिक ट्रीट होता है। लोगों का ऐसा मानना रहता है कि पाइल्स ठीक करे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। वैसा नहीं है। पहले तो हमें कॉन्स्टिपेशन ठीक करना पड़ेगा, उसके जो कुछ फैक्टर्स है वो आपको एड्रेस करने पड़ेंगे, तो ये आपका पाइल्स ठीक हो जाता है। जैसे कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 में हम कंजर्वेटिव में पेशेंट्स को क्या बोलते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। जैसे वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, डाइट में हाई स्पाइसी फूड जो है वो कम करो, फाइबर इंटेक ज़्यादा बढ़ाओ, जैसे कि सैलड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये ज़्यादा खाना है। दूसरा, हम उनको सीज बात बोलते हैं। जैसे मोशन होने के बाद उनको गर्म पानी में डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह डाल के, थोड़ा सा गुनगुना पानी में डाल के उसमें 10 से 15 मिनट सुबह और शाम को हम बैठने के लिए बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी जो थाई की जो एनल की जो मसल्स है वो रिलैक्स होती है और हाइजीन मेंटेन रहता है। उससे वहाँ पे इन्फेक्शन, जो सूजन, वो सब कम होने में मदद करता है।
कभी कभी हम कुछ पेशेंट्स को हम ड्रग्स देते हैं, जैसे कि फ्लैवोनॉइड्स रहते हैं, वो जो है वहाँ का जो वेन्स रहते हैं वहाँ जो डायलिटेशन है वो कम करता है, उससे ब्लीडिंग कम होता है। कुछ पेशेंट को हम ऑइंटमेंट भी देते हैं। ये सब चीज़ें से ग्रेड 1 ग्रेड 2 पाइल्स हम कंजर्वेटिव ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिस पेशेंट्स में होता नहीं है सक्सेसफुल, या फिर ये मैनेज नहीं होते, ऐसे पेशेंट्स को हम सर्जिकल ऑप्शन देते हैं। तो सर्जिकल प्रोसीजर हम कुछ ओपीडी बेसिस करते हैं, कुछ एडमिट करके करते हैं। जैसे सर्जिकल प्रोसीजर में कुछ पेशेंट को हम बैंड लगाते हैं, कुछ पेशेंट को स्क्लेरोथेरेपी बोल के इंजेक्शन रहता है वो डायरेक्ट पाइल्स में इंजेक्ट कर देते हैं। पर ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स में रिकरेंस ज़्यादा होता है, तो आजकल हम ओपीडी बेसिस प्रोसीजर प्रीफर नहीं करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट एडमिट करके ही करते हैं। आईपीडी पेशेंट में कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं, जिसमें एक है लेज़र प्रोसीजर है, दूसरा स्टेपलर प्रोसीजर है, तीसरा ह्यूमरॉइडल आर्टरी लाइगेशन है, और चौथा रहता है ओपन ह्यूमरोइडेक्टोमी है। जैसे कि ओपन ह्यूमरोइडेक्टोमी में हम पूरा ह्यूमरॉइड कट करके निकाल देते हैं। तो लेज़र सर्जरी में क्या होता है, लेज़र सर्जरी में जनरली क्या होता है कि जो ह्यूमरॉइड है तो उसको हम एक वायर से उसको एनर्जी देते हैं, और जो भी ब्लड वेसल्स, जो भी नसें हैं, वो नसें को हम कोएगुलेट कर देते हैं और उसको जला देते हैं। उसके कारण वो पाइल्स ठीक हो जाता है। दूसरा ह्यूमरॉइडल स्टेपलर सर्जरी रहता है। स्टेपलर सर्जरी में क्या रहता है कि जो स्टेपलर है वो अंदर डाल के हम जो रेक्टम का जो ब्लड सप्लाई रहता है, जो वेन्स का जो सप्लाई हेमोरॉइड को जाता है, उसको हम कट कर देते हैं। उसको स्टेपलर मार के वो जो सप्लाई है वो कट कर देते हैं। उससे वो क्या होता है कि अगर सप्लाई हेमोरॉइड का कम हो गया तो ऑटोमेटिक जो हेमोरॉइड है या पाइल्स है वो कम हो जाता है। तीसरा रहता है कि ह्यूमरॉइडल आर्टरी लाइगेशन। उसको हम सोनोग्राफी में एक डॉपलर मशीन में ह्यूमरॉइडल आर्टरी जो सप्लाई करने वाला रहता है पाइल्स को, उसको हम डॉपलर के अंदर ढूंढते हैं और वो वेसल्स को हम लाइगेट कर देते हैं। और चौथा रहता है ओपन ह्यूमरॉइड सर्जरी। ओपन ह्यूमरॉइड सर्जरी में क्या रहता है, जितना भी मांस बाहर आता है उसको हम कट करके जो सप्लाई करने वाली नस है उसको बांध देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें सर्जिकल प्रोसीजर में हम कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रोसीजर ये जनरल एनेस्थेशिया या स्पाइनल एनेस्थेशिया इसके अंडर होता है। बहुत सारे पेशेंट को एक दिन पहले हम एडमिट करते हैं और दूसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट 2 या 3 दिन में अपने काम पे लग जाता है, वो उनके रूटीन एक्टिविटी में कर सकते हैं, ऑफिस वर्क कर सकते हैं। इसलिए ये जो प्रोसीजर है ज़्यादा पेनफुल नहीं रहने के कारण रिकवरी फास्ट होता है। अगर कॉस्टिंग देखा जाए तो इसका कॉस्टिंग लगभग 50,000 से 1.5 लाख, वो डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल, कहाँ पे रूम कौन सा है क्या नहीं है, इसके ऊपर उसका डिपेंड रहता है। ट्रीटमेंट मोडेलिटी कौन सा है, लेज़र है, स्टेपलर है, इसके ऊपर उसका कॉस्टिंग ज़्यादातर निर्भर रहता है। सर्जरी होने के बाद ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं है। 2-3% लोगों को शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन में कुछ पेशेंट्स को इनिशियल 2-3 डेज में ब्लीडिंग हो सकता है, पर उसको घबराने का नहीं रहता है। कभी कभी किसी को थोड़ा ब्लीडिंग आता है, या किसी पेशेंट को ज़्यादा पिचकारी जैसा भी ब्लड आता है, बट वो जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वो ब्लीडिंग बंद हो जाता है। किसी पेशेंट को पेन हो सकता है तो हम उसको माइनर या छोटे कुछ पेन किलर्स देके वो मैनेज हो जाता है। किसी पेशेंट को यूरिन रिटेंशन होता है, जैसे कि ऐसे पेशेंट में हमको कभी कभी यूरिन के नली में कैथेटराइजेशन करना पड़ सकता है, बट पेशेंट्स को मैनेज हो जाता है। मीन्स इतना कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है। कभी कभी इन्फेक्शन हो गया तो कुछ थोड़ा एंटीबायोटिक देना पड़ सकता है, बट जो ज़्यादातर अर्ली फेज में जो इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो सब मैनेजेबल रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पाइल्स के बारे में समझी होगी। और अगर इनिशियल स्टेज में आपको अगर पाइल्स को अवॉइड करना है तो आपको बेसिकली कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंटली अवॉइड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो उसमें क्या है कि जैसे कि हाई फाइबर डाइट, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, लेस स्पाइसी फूड, आउटसाइड फूड, ये सब अवॉइड करना है। जंक फूड अवॉइड करना है। ज़्यादातर सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठना है, स्ट्रेनिंग नहीं करना है। तो आप पाइल्स आप रोक सकते हो, फिर अवॉइड कर सकते हो। और कुछ पाइल्स के बारे में अगर कुछ डिस्कस करना है तो आप मुझे क्लिनिक में आके मिल सकते हो। धन्यवाद।